हेलो दोस्तों। तो आज हम जो पढ़ेंगे वो 12 मई के इनसाइट करंट अफेयर प्लस पीआईबी नोट्स। ठीक है, तो ये सब हम अंदर देख ही लेंगे। तो सबसे पहला टॉपिक देखिए, जल्दी जल्दी करते हैं। जीएस पेपर 1 से है। यूनिट क्या है? जनसंख्या एवं संबंध मुद्दे। तो हाल ही में जो चाइना की जनसंख्या है उसकी वृद्धि दर कई दशकों में सबसे कम अभी जो जनगणना हुई है वो नोट की गई है। ठीक है, तो यहाँ पे भी हर 10 साल में जनगणना होती है। इस बार जो है 7वीं जो जनगणना थी वो की गई थी। ठीक है, तो इसमें जो 1961 के बाद सर्वाधिक जो बच्चों के मतलब जो पैदा होने वालों की दर है वो सबसे कम नोट की गई है, मतलब 12 मिलियन। ठीक है, जो उनकी पॉलिसी थी कि 1 चाइल्ड वाली, तो उसकी वजह से वहाँ पे काफ़ी कम जनसंख्या हुई है। ठीक है, तो अब उसको हटा दिया गया, अब दोबारा से 2 बच्चों की आ गई है, क्योंकि आगे जैसे एक फिगर दिया गया उसमें दिखाया गया कि तो जो 25 से जो 54 के एज के जो लोग हैं वहाँ पे वो 50% है ऑलमोस्ट। ठीक है, तो अगले 25-30 सालों में वो क्या हो जाएंगे, मतलब 50-60 प्लस हो जाएंगे। तो आधी जनसंख्या सीधी उनकी बूढ़ी हो जाएगी अगले 25-30 सालों में। ठीक है, तो ये जो मतलब गिरावट देखी गई, ये लास्ट टाइम जो देखी गई थी वो 1961 की जनगणना में देखी गई थी, क्योंकि जो 1958 का वर्ष था ना, जिसे ग्रेट लीप फॉरवर्ड, ठीक है, मतलब एक लीप मतलब कमी आना एक तरह से। ठीक है, तो जो माओ से तुंग था, उनके उनके द्वारा 1958 में जो है ये लागू की गई थी, ये जो जनगणना हुई थी। ठीक है, माओ से तुंग। तो इसमें क्या हुआ था, 4 सालों से जो है एक अकाल के दौर से गुजर रहा था, जिसकी वजह से फसलें सारी तबाह हो गई थी और लाखों लोगों की जान चली गई थी। ठीक है, इसकी वजह से उस समय पे इसकी जनसंख्या जो है काफ़ी कम हुई थी। उसके बाद देखिए, जो वर्ष 2020 है इसमें चाइना की जो जनसंख्या है वो 1.41 बिलियन दर्ज की गई थी। ठीक है, 2020 में, जो कि 2010 में की गई पिछली जनगणना से 72 मिलियन अधिक थी। ठीक है, इसमें 5.38% की जो है वृद्धि हुई थी। इस दौरान जनसंख्या में औसत जो वार्षिक वृद्धि थी वो 0.53% रही। ठीक है, तो जनगणना में जो धीमी जनसंख्या है वो वृद्धि दर दर्ज की गई, क्योंकि जिससे जो वर्ष 2025 तक चाइना की जो जनसंख्या शिखर है उस पर जो है पहुंचने की संभावना है। मतलब 2025 तक ऐसा कहा जा रहा है कि चाइना सबसे ऊपर पहुंच जाएगा पॉपुलेशन में। ठीक है, तो इस चाइना के लिए चिंता का विषय क्या है? तो यहाँ पे क्या है, 1 चाइल्ड जो पॉलिसी है उसकी वजह से मतलब जो बच्चे वो काफ़ी कम पैदा हुए हैं पिछले 10 सालों में। ठीक है, तो इनकी जनसंख्या की धीमी दर वृद्धि दर दशकों से चली आ रहे चीन के कड़े परिवार नियोजन जो नियम थे उनका परिणाम है। ठीक है, इसकी वजह से अब इसे हटाया जाएगा। ठीक है, इस कारण चीन में तेज़ी से बूढ़े होते समाज और श्रम शक्ति पर पड़ने वाले प्रभाव की चिंता उत्पन्न हो रही है। ठीक है, इसके साथ ही कुछ विशेषज्ञों का ये भी कहना है कि चीन के समृद्ध होने से पहले ही बूढ़ा होने का भय पैदा हो गया है। ठीक है, अभी आगे फिगर में देखेंगे। श्रम शक्ति और जो स्वास्थ्य सेवा उस पर पड़ने वाला प्रभाव विशेष चिंता का विषय है। ठीक है, तो ये इनसाइट वालों ने डायरेक्ट लग रहा है गूगल ट्रांसलेट करके यहाँ पे मतलब लिख दिया। जैसे आप देखेंगे ये प्रभाव कैसे लिखा है। ठीक है, इस टाइप से पहले ठीक आता था इनका, अभी 2-3 दिनों से गूगल ट्रांसलेट कर रहे हैं। तो बदलाव की दिशा में प्रयास, सबसे पहले तो चीन द्वारा जो परिवार नियोजन नियम थे उसको शिथिल कर दिया गया है। ठीक है, 2016 में दंपतियों को जो है 2 बच्चे पैदा करने की अनुमति दी गई थी, लेकिन खासकर बड़े शहरों में बदलती जीवन शैली और बड़े परिवार इसकी घटती प्राथमिकताओं के चलते इसका कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ रहा है। ठीक है, चीन में जो वर्ल्ड चाइल्ड पॉलिसी लागू किए जाने का कारण क्या था? तो चीन में जो 1 चाइल्ड पॉलिसी मुख्यतः जो माल्थ का सिद्धांत था। ठीक है, ये क्या है माल्थ का सिद्धांत? तो माल्थ का सिद्धांत है कि जनसंख्या का सुनियोजित सुनियोजित जो सिद्धांत प्रस्तावित करने वाले पहले अर्थशास्त्री थे। ठीक है, उन्होंने तर्क दिया कि यदि जनसंख्या वृद्धि को अनियंत्रित छोड़ दिया जाए तो एक समय के बाद क्या होगा, जनसंख्या उपलब्ध संसाधनों से ज़्यादा हो जाएगी, जिससे जो है कई समस्या पैदा हो जाएगी। तो इनके जो सिद्धांत था, इस सिद्धांत के अनुसार जो अनियंत्रित जनसंख्या वृद्धि है उसके परिणाम स्वरूप आर्थिक और जो पर्यावरणीय विनाश है वो हो सकता है। ठीक है, 1 चाइल्ड पॉलिसी लागू किए जाने का एक कारण भोजन के अभाव से संबंधित चिंताएं भी थी। ठीक है, तो जो ये पॉलिसी थी 1 चाइल्ड पॉलिसी, उसके लाभ क्या हुए? तो अति जनसंख्या के कारण होने वाले समस्याओं को कम करने में सहायक, इसे कुछ परिवारों द्वारा इसे व्यावहारिक माना जाना, निर्धनता दर कम करती हुई। ठीक है, मतलब उस समय के लिए सही थी। अब देखिए इसकी खामियां क्या है? तो 1 चाइल्ड पॉलिसी का असमान परिवर्तन, मतलब कहीं कहीं पे जो है जो प्रवर्तन हुआ है इसका कहीं पे बिल्कुल अप्लाई नहीं हुई है, कहीं पे काफ़ी ज़्यादा मतलब इम्प्लीमेंट हो गई है। ठीक है, तो एक मानवाधिकार उल्लंघन, ये एक तरह का क्या है, मानवाधिकार का उल्लंघन है। ठीक है, मतलब ये पर्सनल चॉइस है किसी की, अगर जो है 1 बच्चे चाहते हैं या 2 बच्चे चाहते हैं। ठीक है,
मतलब आप 2 चाइल्ड पॉलिसी लागू कर सकते हैं, पर 1 चाइल्ड तो बिल्कुल मतलब थोड़ा सा वो हो जाता है। काम करने वाली जो आबादी है उसमें कमी आएगी, ठीक है। उन्होंने मतलब जो अभी 25 से 14 की जो वो है 25 से 54 की जनसंख्या है, आज से 20 साल पहले वही जनसंख्या कितनी की रही होगी, 5 से और मान लीजिए कितने 30-35 की, ठीक है। तो आपको ये भी मतलब कैलकुलेट करना था कि अगले 20 साल या 15 साल में क्या होगा। श्रम और अन्य कार्यों के लिए लड़कों के लिए सांस्कृतिक प्राथमिकता के कारण लैंगिक जो है असंतुलन उसके लिए भी, ठीक है। उसके अलावा गर्भपात और कन्या भ्रूण हत्या में वृद्धि हुई। मतलब अगर 1 चाइल्ड चाहते हैं तो मैक्सिमम लोग क्या करते हैं, अगर लड़की पैदा हुई तो उसे क्या करते हैं, भ्रूण हत्या कर देते हैं, ठीक है, ताकि लड़का पैदा हो। उसके अलावा अतिरिक्त शिशुओं पर जुर्माना लगाए जाने के कारण इसके लिए अवैध माना जाता है और कभी भी नागरिकता का दर्जा नहीं दिया जाता, ठीक है। मतलब अगर 1 से ज़्यादा बच्चे पैदा हो गए तो उसे अवैध माना जाएगा और नागरिकता का दर्जा नहीं दिया जाएगा। लोगों के व्यक्तिगत मूल्यों और विचारों पर हस्तक्षेप, ठीक है। ये थोड़ा सा शायद रह गया था अंडरलाइन करने के लिए, चलिए कोई नहीं, आगे देखते हैं। ये देखिए इसका डेमोग्राफिक दिखा रखा है। तो 25 से 54 साल के कितने हैं, ऑलमोस्ट देखिए 50% लोग यही है, ठीक है। उसके अलावा जो 55 से 64 है ये भी 10% के आसपास है, ठीक है। और ये 65% वाले 10% के, ठीक है। तो अगले 20-25 सालों में क्या होगा, ये आउट हो जाएंगे यहाँ से फ्रेम से, इसमें से भी काफ़ी सारे आउट हो जाएंगे, है ना, और ये ओल्ड में चले जाएंगे, ठीक है। तो 20-25 सालों में जो मतलब मेन कारागार होंगे वो ये होंगे, ठीक है, जो कि ऑलमोस्ट 10% है, और ये 15 से 20 के परसेंट है जो 0 से 14 है, ठीक है। तो ये दोनों सिर्फ हमारे फ्रेम में रहेंगे, ठीक है। तो इससे देखिए इनकी जनसंख्या जो पॉपुलेशन कंट्रोल था कहाँ था, और यहाँ से फिर धीरे धीरे जो है ये यहाँ तक चला गया इनके यूके और रशिया इन सब के साथ, ठीक है। उसके बाद देखिए जीएस पेपर 2 से अगला जो टॉपिक है, तो बेंगलुरु में गठित जो DETR समितियों की भूमिका, डिसेंट्रलाइज्ड ट्राइज एंड इमरजेंसी रिस्पांस, मतलब जो विकेंद्रीकरण की नीति थी उसको यहाँ पे जो है फ्रेम में लाया गया, ठीक है। तो ये यूनिट क्या है, विकास प्रक्रिया, विकास उद्योग, गैर सरकारी संगठन, स्वयं जो सेल्फ हेल्प ग्रुप होते हैं, विभिन्न समूहों, संघों, दानकर्ताओं, लोकोपकारी संस्थाएं, संस्थागत एवं अन्य पक्षों की भूमिका, जीएस पेपर 2 का, ठीक है। तो स्थानीय स्तर पर जो कोविड है उसकी महामारी का प्रबंधन करने हेतु कर्नाटक राज्य सरकार, ठीक है, उसके द्वारा जो बेंगलुरु है उसमें वार्ड स्तर पर एक विकेंद्रीकृत गंभीर रोगियों की छटाई और आपातकालीन जो प्रतिक्रिया है ऐसी समितियों को क्या किया गया, गठन किया गया, ठीक है। DETR समितियों के बारे में अगर हम देखें तो ये क्या करती हैं, सरकारी प्रक्रिया और प्रबंधन को मजबूत करती हैं, ठीक है। उसके अलावा विकेंद्रीकृत प्रणाली में स्थानीय कार्रवाई के वितरण पर भी ये जोर देती हैं। उसके अलावा जो है ये जितने भी कार्य ये होते हैं, समितियाँ, अधिकारी, वार्ड समिति के सदस्य, सरकारी अधिकारी, जनप्रतिनिधि, निवास कल्याण संघ के स्वयंसेवक, नागरिक समाज संगठन, आपदा सहायता पहल, इन सब को क्या करते हैं, आपस में तालमेल करती है, ठीक है। तो जैसे गांधी जी ने कहा था कि विकेंद्रीकृत की नीति सब सर्वप्रथम में होनी चाहिए, तो उसी टाइप से जो है ये कर्नाटक में अप्लाई किया गया है। तो ये समिति क्या करती है, कोविड-19 से संक्रमित जो लोग हैं उनके लिए सर्वप्रथम संपर्क केंद्र के रूप में कार्य कर रही हैं, ठीक है। कर्नाटक सरकार ने जो वार्ड डेटर समिति है, वार्ड डेटर्स कमेटी, WDC, उसके लिए एक व्यापक स्तर पर सूक्ष्मता से जो कोविड-19 का प्रबंधन है वो करने के लिए 3E रणनीति, 3E स्ट्रैटेजी वो तैयार की है, ठीक है। 3E स्ट्रैटेजी है क्या, देखिए थोड़ा पहले इंग्लिश में देख लेते हैं एक बार। देखिए यहाँ पे 3E स्ट्रैटेजी क्या है, एफिशिएंट, ठीक है, यहाँ पे भी एफिशिएंट का ई, यहाँ पे एम्पावरिंग, ठीक है, इनके तीनों के ई उठाए गए हैं, ठीक है। तो एफिशिएंट एडमिशन टू हॉस्पिटल फैसिलिटेड बाय कम्युनिटी ट्रायज सर्विसेज, एफिशिएंट डिस्चार्ज फ्रॉम हॉस्पिटल एनेबलिंग एफिशिएंट बेड टर्नओवर, एम्पावरिंग हॉस्पिटल डॉक्टर एंड देयर मैनेजमेंट एंड सपोर्टिंग सुपरविजन। अब देखिए हिंदी में, जो सामुदायिक अस्पताल होता है उसमें कार्यवाही की जो प्राथमिकता का निर्धारण करने वाली जो सेवाएं हैं जैसे ट्रायज सर्विसेज जो है, इससे युक्त अस्पतालों में सफलतापूर्वक भर्ती करना, ठीक है। प्रभावशाली तरीके से जो बिस्तर होते हैं उनको बदलने हेतु अस्पताल में सफलतापूर्वक छुट्टी हो, ठीक है। उसके बाद अस्पतालों, डॉक्टरों और उनके प्रबंधन के लिए सहायक जो पर्यवेक्षण होते हैं वो उपलब्ध कराना, ठीक है। उसके बाद देखिए अगला टॉपिक क्या है, WHO द्वारा जो वायरस के भारतीय वेरिएंट है उसका वैश्विक रूप से चिंताजनक के रूप में वर्गीकरण, ठीक है। तो WHO ने क्या किया, क्लासीफाई इंडिया वेरिएंट एज बीइंग ऑफ ग्लोबल कंसर्न, मतलब पूरे ग्लोब की चिंता का ये विषय है,
तो WHO द्वारा जो कोरोना वायरस वेरिएंट B.1.617 उसको वैश्विक चिंता का एक विषय उसके रूप में वर्गीकृत किया गया। ठीक है, वायरस का ये जो प्रकार है, वेरिएंट है, सबसे पहले भारत में देखा गया, इसलिए इसे भारतीय वेरिएंट भी कहा जा रहा है। जो ये वायरस है, ये वेरिएंट को मई का जो महीना है, इसी महीने में ब्रिटेन के अधिकारियों द्वारा जो वेरिएंट अंडर इन्वेस्टिगेशन VUI, ठीक है, इन्वेस्टिगेशन के रूप में वर्गीकृत किया गया। अब तक यह वेरिएंट जो है 17 से अधिक देशों में फैल चुका है। ठीक है, उसके अलावा भारत के लिए अगर चिंता का विषय देखें तो पिछले हफ्ते भारत सरकार ने क्या कहा था कि कुछ राज्यों में कोरोना वायरस जो मामले हैं उनकी हालिया वृद्धि का एक डबल म्यूटेंट वेरिएंट, ये कहा जाने वाला वेरिएंट हो सकता है। ठीक है, तो इसमें जो वायरस का रूपांतरण है वो किस प्रकार और कैसे होता है। तो वायरस जो है एक प्रकार से एक से अधिक जो म्यूटेशन होता है, उत्परिवर्तन होता है, जो इस नए रूपांतरित जो प्रकार है इसको मौजूदा अन्य वेरिएंट से अलग करते हैं। ठीक है, मतलब ये क्या है, अपने आप को म्यूटेट करता जा रहा है धीरे धीरे जो वायरस है। तो वायरस का लक्ष्य एक ऐसे चरण तक पहुंचना होता है जहां पर ये मनुष्य के साथ रह सके, मतलब मनुष्य के क्या होस्ट की तरह, मतलब एक पोषक की तरह यूज़ कर सके। ठीक है, जैसे एक मूवी नहीं आई थी, उसमें दिखाता है कि वो एक मतलब इंसान को जो है अपने होस्ट बॉडी की तरह यूज़ करता है, वायरस होता है। ठीक है, अभी रिसेंट में कोई आई थी, तो इसी टाइप से जो है वो अपने जो होस्ट है उसकी तरह उस मनुष्य को यूज़ कर सके। तो विषाणु जनित जो RNA होता है, ये RNA अभी हमने साइंस टेक की फर्स्ट क्लास में देखा था, RNA और DNA, तो उसमें होने वाली जो त्रुटियाँ होती हैं उसको उत्परिवर्तन कहा जाता है। मतलब जो RNA विषाणु जनित होता है उसमें अगर कोई त्रुटि हुई है तो उसको क्या कहते हैं हम, अ, उत्परिवर्तन या फिर म्यूटेशन। तो इस प्रकार का जो हमारा उत्प्रेरित या फिर म्यूटेशन वायरस होता है उसी को हम वेरिएंट कह देते हैं। ठीक है, मतलब जो खुद को चेंज करता है, जैसे पहले पेरेंटल जो स्ट्रेन था, ठीक है, उसके RNA में कुछ चेंज हुआ, ठीक है, म्यूटेशन हुई, तो वो वेरिएंट बन गया, चेंज इन RNA हो गया। ठीक है, उसके बाद जो है न्यू स्ट्रेन बन गया, चेंज इन RNA एंड वायरस बिहेवियर, दोनों में ही बदलाव आ गए। ठीक है, इस प्रकार जो यह कई जो परिवर्तन है उससे निर्मित हुए वेरिएंट परस्पर एक दूसरे से भिन्न होते हैं। ठीक है, मतलब इन दोनों की प्रॉपर्टी आपस में क्या हो जाएंगी, अलग अलग हो जाती है। ठीक है, जैसे कि SARS-CoV-2 वायरस की अगर बात करें तो पूरे विश्व में इस वायरस से बड़े स्तर पर लोग संक्रमित हो चुके हैं और इसी वजह से जो यह अधिक तेज़ी से जो है फैल भी रहा है। ठीक है, तो बड़े स्तर पर अगर वायरस के फैलने का तात्पर्य क्या है कि वह जो अपनी प्रकृति है वो तेज़ी से बनाने में सक्षम होता है। ठीक है, प्रतिक्रिया, ये पता नहीं कौन सा ट्रांसलेट किया इन्होंने, प्रतिकृतियाँ, प्रतिक्रिया, अच्छा प्रतिकृति है ये, प्रतिकृति मतलब फ़ोटोकॉपी। ठीक है, मतलब अपनी जो फ़ोटोकॉपी है उसको तेज़ी से बनाने में ये सक्षम है। ठीक है, जिससे इस रूपांतरण करने में इसे आसानी होती है। ठीक है, तो जो 1.6.617 है जो इंडिया में मिला है वेरिएंट, उसके जो है E484Q और L425R, ये जो दो है ये म्यूटेंट है, इनकी पहचान हो चुकी है। ये दोनों परिवर्तन कई अन्य जो कोरोना वायरस वेरिएंट है उनसे अलग पाए जाते हैं, लेकिन भारत में ये दोनों एक साथ पहली बार देखे गए हैं। ठीक है, तो चिंताजनक वेरिएंट, जो ये वेरिएंट है इसको किस प्रकार परिभाषित करता है WHO। तो ये जो पहले वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट था, इंटरेस्ट हट के अब कंसर्न हो गया, मतलब चिंता का विषय हो गया अभी ये। ठीक है, तो सबसे पहले यदि एक तुलनात्मक आकलन के माध्यम से यह प्रदर्शित होता है कि जो वेरिएंट है वो कोविड-19 महामारी विज्ञान में हानिकारक जो परिवर्तन अथवा इसकी जो संक्रमणीयता है उसमें वृद्धि हुई है, जो ये संक्रमित कर रहा था ना उसमें वृद्धि होगी, इसकी विषाक्तता में वृद्धि हो गई है पहले से। ठीक है, जो इसका नैदानिक था, मतलब जो उपचार था, वो रोग प्रस्तुति में परिवर्तन हो गया उसमें, मतलब जो हम रोग का उपचार कर रहे थे वो इस पर बेअसर हो रहा है अब। ठीक है, सार्वजनिक जो संस्था है और सामाजिक उपाय तथा जो उपलब्ध नैदानिकी है, टीका, थेरेपी, इसकी प्रभावशीलता क्या है, कमी के से संबंध है। मतलब जो हम पहले टीके वगैरह लगाते थे उसमें जो है उसकी प्रभावशीलता में अब कमी आई है। ठीक है, फिर इसके बाद जो WHO उसने SARS-CoV-2 जो वायरस है, इन्फ्लुएंजा वर्किंग ग्रुप, इसके परामर्श से जो विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO है द्वारा इस वेरिएंट को वेरिएंट ऑफ कंसर्न के रूप में वर्गीकृत कर दिया। ठीक है, ये कंसर्न मतलब चिंता का विषय है। ठीक है, उसके बाद देखते हैं अगला टॉपिक क्या है। तो ये देखिए फिगर में दे रखा है अबाउट म्यूटेशन एंड वेरिएंट। तो ये VOC कब मतलब इसे वो कर देते हैं, अगर देयर इज़ एविडेंस दैट ट्रांसमिट मोर इजीली, अगर ट्रांसमिट मोर इजीली हो रहा हो। ठीक है, जैसे कि अब हो रहा है। तो उसके अलावा देखिए सेकंड क्या है, कॉजेज मोर सेवेयर इलनेस,
अगर ज़्यादा बीमार कर रहा हो। थर्ड क्या है, सिग्निफिकेंटली रिड्यूसेस न्यूट्रलाइजेशन बाय एंटीबॉडीज़ और रिड्यूस द इफेक्टिवनेस ऑफ ट्रीटमेंट। जो हम दवाई दे रहे हो उसकी ट्रीटमेंट की जो इफेक्टिवनेस है वो कम हो रही हो, ठीक है। तो इसे VOC मतलब ऑफ कंसर्न में से घोषित कर दिया जाता है, ठीक है। और उसके अलावा देखिए वेरिएंट्स ऑफ कंसर्न जो VOC पहले घोषित हो चुकी है देश, सबसे पहले UK जिसमें B117 मिला था, ठीक है, सितंबर 2020 में, ठीक है। उसके बाद जैसे साउथ अफ्रीका में अगस्त 2020 में, ब्राज़ील में दिसंबर 2020 में मिली थी ये वेरिएंट, ठीक है। वेरिएंट के नाम दे रखे P1 और साउथ अफ्रीका में B1351, ठीक है। फर्स्ट डिटेक्टेड UK, साउथ अफ्रीका और ब्राज़ील एंड जापान। उसके बाद इंक्रीज्ड इनफेक्टिव, तो तीनों में प्रॉपर थी। और इंक्रीज सेवेरिटी इसमें पॉसिबल थी, मतलब ख़तरनाक तरीके से ये बढ़ रहा था, इसमें पॉसिबल थी, इसमें पॉसिबल बट नॉट कन्फर्म, सेम इसमें था, ठीक है। उसके बाद रिडक्शन ऑफ वैक्सीन इफेक्टिवनेस, तो इसमें ऐसा कुछ नहीं था, इसमें वैक्सीन काम कर रही थी पर इसमें कमी हो गई थी, मतलब वैक्सीन कम काम कर रही थी, ठीक है। तो ये कितनी जगहों पे डिटेक्ट किया गया था, 142, 97 और 56। अब इंडिया की बात करें तो इंडिया में ये 2 वेरिएंट मिले हैं, 16172, 16171B, ठीक है। तो ये अक्टूबर 2020 में मिला था, ये दिसंबर 2020 में, ठीक है। फर्स्ट डिटेक्टेड दोनों इंडिया में हुए थे, बाकी से ये तीनों क्या है, पॉसिबली बट नॉट कन्फर्म। और ये कितनी जगह मिले, 17 जगहों पे, ठीक है। तो ये 4 मई का डाटा है जो WHO ने जो है पब्लिश किया है। अभी देखिए अगला टॉपिक क्या है, जो जेरूसलेम है उसमें होने वाली वर्तमान घटनाओं का कारण। आपने हाल फिलहाल में 2-3 दिनों में देख लिया होगा क्या हो रहा है वहाँ पे, जो गाज़ा पट्टी और जो गाज़ा पट्टी में आतंकी समूह हमास और इजराइल उनके बीच में गोलाबारी जो हो रही है, ठीक है। तो अप्रैल के मध्याह्न में जो रमज़ान शुरू हुई थी, उसके होने के बाद जो इजराइल की सेना थी ना और जो फिलीपींस थे, फ़िलिस्तीनियों, इनके बीच जो है जेरूसलेम में तनाव बढ़ता जा रहा है, ठीक है। अभी आगे फिगर आएगा उसमें देखेंगे, वेस्ट बैंक के पास में जो जेरूसलेम है, हाल ही में जो इजरायली सशस्त्र बल है उन्होंने जेरूसलेम में जो हरम अश शरीफ, ठीक है, इसमें स्थित अल अक्सम जो मस्जिद है उस पर हमला कर दिया था, ठीक है। आपने वीडियो वगैरह देखा ही होगा, मस्जिद में लोग बैठे हुए हैं और वहाँ पे जो है हमला हो गया था। इसी जवाबी कार्रवाई में जो इस्लामिक आतंकवादी समूह हमास है जो कि गाज़ा पट्टी में है, उसके द्वारा दर्जनों रॉकेट जो है वो दागे गए हैं, ठीक है। ज्ञातव्य है कि जो गाज़ा पट्टी है उस पर हमास का नियंत्रण है। तो जो जेरूसलेम है वो वर्तमान घटनाओं का केंद्र है, ठीक है। देखते हैं क्यों है। तो ये जेरूसलेम जो है, यशूरशलम क्या लिखा है, यरूशलम, ठीक है। वैसे इंग्लिश में मतलब JE से शुरू है, तो जेरूसलेम शुरुआत से ही इसराइल और फ़िलिस्तीन दोनों के बीच क्या है, संघर्ष का एक केंद्र रहा है दोनों के बीच, ठीक है। तो 1947 की में जो UN पार्टीशन प्लान था उसके मूल दस्तावेजों के अनुसार जेरूसलेम में एक अंतर्राष्ट्रीय शहर बनाया जाना प्रस्तावित किया गया था, ठीक है। 1948 में क्या हुआ था, पहले अरब और जो इसराइल है उसके बीच में क्या हुआ था, युद्ध हुआ था। उसके अंदर इसराइलों ने जो शहर के जो पश्चिमी आधा हिस्सा है उस पर कब्जा कर लिया और जॉर्डन ने बचा हुआ जो पूर्वी हिस्सा था उस पर कब्जा कर लिया, ठीक है। शहर के पूर्वी हिस्से में जो ओल्ड सिटी है वो भी शामिल थी जिसमें हरम अश शरीफ ये स्थित थी, ठीक है, ठीक है। तो उसके बाद जो मस्जिद थी अल अक्सा मस्जिद जो कि यहाँ पे वो थी, तो उसको इस्लाम धर्म का तीसरा सबसे पवित्र स्थल है और हरम अश शरीफ के भीतर एक चट्टानी गुंबद स्थित है, ठीक है, डोम ऑफ द रॉक। तो इसराइल ने जो वर्ष 1967 में 6 दिवसीय युद्ध हुआ था उसमें जॉर्डन के अधिकार से जो हमारा कह रहा हूँ जो ये पूर्वी जेरूसलेम भी था जो आधा उन्होंने जिस पे कब्जा किया था जॉर्डन ने, उसको भी छीन लिया, ठीक है, और अपने राज्य में शामिल कर लिया। तो उसके अलावा नागरिकता संबंधी अगर अधिकार देखें तो अपने राज्य में शामिल करने के बाद इसराइल द्वारा जो पूर्वी यरूशलेम था उसमें बस्तियों का विस्तार किया गया जिसमें लगभग 2,20,000 यहूदी निवास करते हैं, ठीक है। मतलब अगर 1946 से पहले देखें तो आप सभी वहाँ पे यहूदी थे, पर अब धीरे धीरे उनकी संख्या कम होती जा रही है, ठीक है। अब जूइश की बढ़ती जा रही है वहाँ पे। तो पूर्वी यरूशलेम में जो पैदा होने वाले जितने भी यहूदी थे उनको इजरायली नागरिकता प्रदान की जाती थी, जबकि शहर में रहने वाले जो फ़िलिस्तीन थे उनको सशर्त निवास परमिट दिया जाता था, ठीक है। इजरायली कब्जे वाले जो वेस्ट बैंक है उसके अन्य हिस्सों के विपरीत पूर्वी अगर यरूशलेम था उसमें फ़िलिस्तीनियों को इजराइल की नागरिकता के लिए आवेदन करने की अनुमति है, ठीक है। पर बहुत कम ही ऐसे फ़िलिस्तीन है जो इजराइल की नागरिकता के लिए आवेदन करते हैं, ठीक है। मतलब जो फ़िलिस्तीन है ये जो जितने भी अरब होते हैं ना, ठीक है, वो मतलब पहले जो थे अरबी थे, ये इन्होंने बाद में खुद को फ़िलिस्तीनी घोषित कर दिया, ठीक है।
जैसे अभी फिगर में देखेंगे, समस्या का मूल कारण क्या है? तो इज़राइल जो है पूरे यरूशलेम शहर को एकीकृत और अपरिवर्तनशील राजधानी मानता है। इज़राइल के इस दावे का पूर्व अमेरिका राष्ट्रपति जो डोनाल्ड ट्रंप थे, उन्होंने समर्थन किया, यद्यपि अधिकांश अन्य देश इस दावे को मान्यता नहीं देते हैं। ठीक है, संपूर्ण राजनीतिक विस्तार के जो फिलिस्तीन नेता हैं, उनका क्या कहना है कि जब तक पूर्वी यरूशलेम को फिलिस्तीन की राजधानी नहीं घोषित किया जाता, तब तक वे भविष्य में बनने वाले जो फिलिस्तीन राष्ट्र है, उसके लिए किसी भी समझौता फॉर्मूले को स्वीकार नहीं करेंगे। ये देखिए, यहाँ पे जो है ये गाजा स्ट्रिप है। ठीक है, यहाँ से हमास के लोग जो है यहाँ पे अटैक करते रहते हैं। ठीक है, ये पूरा इज़राइल ये वाला, और ये जेरूसलेम है। ठीक है, तो फ़िलिस्तीन जो है वो मतलब पहले अगर आप 1946 से पहले देखेंगे तो जो अरब लोग थे वो पूरे इसमें फैले हुए थे। ठीक है, उसके बाद धीरे धीरे करते वो इस पार्ट में आ चुके हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मतलब फ़िलिस्तीन है और ये पूरा इज़राइल है, जहाँ पे जूइश जो है वो मेजोरिटी में है और कुछ मुस्लिम भी है वहाँ पे 20-22% के करीब। अगर टोटल आप पॉपुलेशन देखें तो इनकी 1 करोड़ से आसपास ही है, थोड़ी बहुत कमी है, मतलब 1 करोड़ के आसपास है। ठीक है, और अगर आप कोरोना की बीमारी देखें तो ये सबसे पहले कंट्री जिन्होंने अपने आप को कोरोना फ्री घोषित किया, पर कोरोना से तो हट गया, ये पता नहीं किस काम में लग गया। तो एक बार इसके ऊपर ज़रूर 1-2 वीडियो देख लीजिएगा। काफ़ी सारे जो यूट्यूब चैनल हैं उन्होंने बना रखी है, अच्छी वीडियो है, तो इसके बारे में 2-3 वीडियो देख लेंगे, आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, इंटरनेशनल वो है तो आपका क्लियर होना ही चाहिए। तो ठीक है, तो जीएस पेपर 3 अगला जो है जल जीवन मिशन। तो इसमें क्या है, संरक्षण पर्यावरण प्रदूषण और शरण पर्यावरण प्रभाव का आकलन। ठीक है, तो ये जो है कब शुरू हुआ था, 2024 में इसको कंप्लीट करने के लिए इसको स्टार्ट किया गया था। ठीक है, केंद्र सरकार का जो फ्लैगशिप कार्यक्रम है जल जीवन मिशन, इसके तहत जितने भी हमारे ग्रामीण घर हैं उन तक मतलब जो है पानी को पहुंचाना था। तो उसमें जो पुडुचेरी है वो चौथा केंद्र शासित प्रदेश बन गया। पहले 3 कौन से हैं? गोवा, तेलंगाना, अंडमान निकोबार। ठीक है, इसके बारे में देखते हैं। तो जल जीवन मिशन के तहत 2024 तक जो है सभी जो ग्रामीण घर हैं कार्यात्मक घरेलू नल जो है कनेक्शन उन तक पहुंचाना था, फंक्शनल हाउस टैप कनेक्शन। इसके माध्यम से जो है प्रति व्यक्ति प्रतिदिन 55 लीटर जल की आपूर्ति का परिकल्पन करेगा। ये मंत्रालय कौन सा था जल जीवन शक्ति का? तो जल शक्ति मंत्रालय है। ठीक है, ये पूछ लिया जाता है तो थोड़ा ध्यान रखिएगा, जल जीवन मिशन जल शक्ति मंत्रालय। ठीक है, गुणवत्ता प्रभावित जो क्षेत्र होते हैं, सूखा प्रवण जो रेगिस्तानी क्षेत्र गांवों और आदर्श जो ग्राम योजना होती है, ठीक है, इसके लिए अंतर्गत आने वाले जो गांव हैं इसमें कार्यात्मक घरेलू जो नल कनेक्शन है उसके लगाए जाने को प्राथमिकता दी गई। ठीक है, स्कूलों, आंगनबाड़ी केंद्रों, ग्राम पंचायत भवनों, स्वास्थ्य केंद्रों, कल्याण केंद्र, सामुदायिक भवन, इनके लिए कार्यात्मक नल कनेक्शन की सुविधा प्रदान करना। ठीक है, जल गुणवत्ता की समस्या वाले स्थानों को प्रदूषण मुक्त करने के लिए तकनीकी हस्तक्षेप करना। कार्यान्वयन की अगर बात करें तो जल जीवन जो मिशन है वो जल के प्रति जो सामुदायिक दृष्टिकोण है इस पर आधारित है। ठीक है, इसके तहत जो मिशन है उसके प्रमुख घटक के रूप में व्यापक जानकारी, शिक्षा, संवाद इसको शामिल किया जाता है। इस मिशन का अगर पर्पस देखें तो जल के एक जन आंदोलन तैयार करना है, जिसके द्वारा यह हर किसी के जो प्राथमिकता है उसमें शामिल हो जाए। ठीक है, उसके अलावा देखिए आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है, तो इसमें जो वो है ये हमने जैसे कल उसमें इकोनॉमी में भी देखा था ना एक क्वेश्चन, तो इस मिशन के लिए केंद्र और राज्य द्वारा हिमालय और पूर्वोत्तर राज्यों के लिए 90-10, अन्य राज्यों के लिए 50-50 और केंद्र शासित के लिए 100% वित्तीय सहायता प्रदान करेगा। ठीक है, केंद्रीय। उसके बाद प्रीलिम्स फैक्ट है नेशनल टेक्नोलॉजी डे। तो ये कब मनाया जाता है? 11 मई को नेशनल टेक्नोलॉजी डे के रूप में मनाया जाता है। फर्स्ट टाइम कब मनाया गया था? 11 मई 1999 को। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या था? भारतीय वैज्ञानिक और इंजीनियरों और वैज्ञानिक तकनीकी उपलब्धियों का स्मरण करना। ठीक है, उसके अलावा आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या हो जाएगा इसका विषय? सतत भविष्य हेतु विज्ञान और प्रौद्योगिकी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी फॉर सस्टेनेबल फ्यूचर। ठीक है, महत्व क्या है? 1998 में जो हमारे भारत ने पोखरण में परमाणु बमों का सफलतापूर्वक परीक्षण किया था। ठीक है, आपने मूवी देखी होगी पोखरण, जॉन इब्राहिम की मूवी एक है ना, तो उस टाइप से जो है इसका काफ़ी अच्छा एक्सप्लेन किया गया। मतलब अच्छा तो क्या एक्सप्लेन किया है, मतलब मेन आपको उसमें समझ आ जाएगा अगर आपने देखी होगी तो। ठीक है, भारत ने जो पोखरण 2 नामक ऑपरेशन था उसमें अपनी शक्ति 1 परमाणु मिसाइल का सफलतापूर्वक जो है परीक्षण किया था, और ऑपरेशन इसे शक्ति कहा गया था। ठीक है, ऑपरेशन शक्ति। इसके अलावा इसी दिन भारत को जो है त्रिशूल
मिसाइल, सतह से हवा में मार करने वाली, ठीक है, मतलब सतह से एयर में मार करने वाली का सफल परीक्षण और पहले स्वदेश निर्मित विमान हंस 3 का परीक्षण भी किया गया था, ठीक है, हंस 3 का इसी दिन, ठीक है। तो बस आज के लिए इतना ही, ठीक है। उसके बाद देखते हैं कल क्या करवाते हैं। तो अगर पसंद आते तो लाइक सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। उसके अलावा आपका कल का दिन शुभ हो।